हेलो, आप सबका चाय वाय और रंगमंच सेशन 3 गुजराती तख्ताने संग इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। માફ કરજો, મને ગુજરાતી બહુ આવડતું નથી, પણ હું માંડ બોલી શકું છું. ગુજરાતમાં નાટક કરું છું એટલે થોડું કન્વર્સેશનલ બોલી શકું છું. સો આજનું એ સેશન हाफ गुजराती, हाफ हिंदी, हाफ इंग्लिश ऐसे थोड़ा सा होने वाला है. लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू कोकोनट थिएटर का ये चाय वाय और रंगमंच. इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ, इस पे फर्स्ट सेशन में आ चुकी हूँ, लेकिन आज का थोड़ा सा विषय अलग सा है. इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग सिद्धार्थ भाई और मेरी इंट्रोडक्शन करते वक्त उन्होंने कहा कि मुझे ऑस्कर मिला है. बहुत अच्छा लगा लेकिन ऑस्कर मुझे नहीं मिला है. मुझे बैफ्टा मिला है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का अवार्ड मिला है. अनलकीली ऑस्कर के लिए मैं नॉमिनेट नहीं हो चुकी हूँ, इसलिए કુલદીપ સાથે મેં નોકરાણી કર્યું છે. સો હી નોઝ હું માંડ બોલી શકું છું ગુજરાતી. એટલે ગુજરાતી રંગમંચ સાથે હું 1983 से सॉरी, गुजराती शब्द बहु याद नहीं आता એટલે नहीं बोल सकूँ છું. तो 83 से मैं एक्चुअली गुजराती थिएटर से जुड़ी हुई हूँ. थिएटर से जुड़ी हुई हूँ इसका मतलब है मैंने पहला मेरा प्ले किया है वो सर्पनाद नाम का प्ले किया है. और वो किया था, वो भी बहुत ही इत्तेफाकन किया था, क्योंकि उस वक्त मेरा मराठी थिएटर चल रहा था और मराठी थिएटर में हम एक प्ले कर रहे थे जो गुजराती का ट्रांसलेशन था. रंग रसिया हवे अटलेथी शर्ट को, ये प्ले था वो, जिसका हम लपंडाव करके प्ले कर रहे थे. और वो डायरेक्ट करने के लिए आए थे अरविंद ठक्कर. और अरविंद ठक्कर जी से उस वक्त मेरी पहली मुलाकात थी वो, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा था उनके साथ काम करके. तो उन्होंने कहा कि रोहिणी, मैं तुम्हें गुजराती में ले जाऊंगा. मैं हंस पड़ी. मैंने कहा मुझे गुजराती आती भी नहीं है, समझती नहीं है, आप क्या ले जाएंगे मुझे. तो उस तरीके से उन्होंने फिर अपना वो कर दिया. सोनाली, आई स्पीक गुजराती इन द सेंस आई रटो पाए गुजराती एंड માંડ બોલી શકું છું. So that's how I came to गुजराती थिएटर, यही मैं बात कर रही थी. तो उसके दौरान उन्होंने फिर मुझे सर्पनाद नाम का प्ले ऑफर किया था. और उस वक्त सर्पनाद मेरा पहला प्ले 83 में हुआ. और 83 में जब मैंने वो प्ले करना चाहा था तो तब मुझे गुजराती आती नहीं थी, लेकिन मैं गुजराती पढ़ सकती थी. वो भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है. બધાને નમસ્કાર. હવે મળે ઓસ્કર એવી કામના. हाँ, थैंक यू सो मच महेंद्र भाई जी. गुजराती पढ़ सकती हूँ मैं. और उसकी भी एक बहुत अजीब सी कहानी है. मैं कॉलेज में थी तब वॉलीबॉल खेलती थी और वॉलीबॉल की यूनिवर्सिटी टीम में मैं थी और हम टूर्नामेंट्स के लिए गए थे अहमदाबाद. और उस वक्त कोका कोला जो एडवर्टाइजमेंट है
वो आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा सा रेड बोर्ड और उसके अक्रॉस ऐसे कोका कोला ऐसे लिखा हुआ होता था। और मैं वहाँ गई तो मैं पढ़ रही थी और कुछ डोडा डोला, मैंने कहा ये डोडा डोला क्या होता है, कोका कोला होता है। तो किसी ने मुझे बताया कि ड में ऐसी एक छोटी सी लाइन कर दे तो उसका क हो जाता है गुजराती में। तो वैसी मेरी गुजराती पढ़ने की शुरुआत हुई। फिर बाद में मैंने ये सोचा कि कौन कौन से अक्षर हैं जो जैसे स है, र है, ये तो ल है, ये तो आम अक्षर है। और फिर मैं मुझे उसकी एक टेव सी हो गई कि मैं वो गुजराती पढ़ूं और मैं हेडलाइंस पढ़ना शुरू किया। और हेडलाइंस भी गुजराती पेपर तो हमारे यहाँ नहीं आता था। हमारे जो लॉन्ड्री से कपड़े आते थे वो गुजराती पेपर में, मैं वडाला में रहती थी तब, और वो गुजराती पेपर में बांध के आते थे। और तब वैसे मुझे गुजराती पढ़ना मैं सीख गई। और मेरे पहले प्ले से मैंने गुजराती स्क्रिप्ट ही चाहा। मैंने वही कहा था, मैंने कहा मैं गुजराती स्क्रिप्ट ही पढ़ूंगी, मुझे हैंड रिटन गुजराती नहीं पढ़ सकूंगी, लेकिन मैं टाइप गुजराती पढ़ सकूंगी। तो इस तरह से मेरी गुजराती थिएटर से मुलाकात हो गई और मैं गुजराती में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने काफ़ी प्लेस किए गुजराती में। एक कहने लायक तो दूसरा था वो मानस हुआनो मेरे डंग, फिर सरपनाद, जुगलबंदी जो अजीत वाछानी जी के साथ किया था मैंने, तोहमत और कुंवर वेलारे पदर जो ये मैंने INT के साथ किया था, सुरेश राजटा ने डायरेक्ट किया था वो। और उसके बाद काफ़ी सालों बाद मैंने बा तने हूँ क्या राखूं ये प्ले किया था विपुल के साथ, विपुल जी के साथ, विपुल मेहता के साथ। और तब तक मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती आना शुरू हो गई। और मेरी ऐसी प्रॉब्लम होती थी बिल्कुल शुरू में। एक एनेक्डोट बताती हूँ मैं आपको। जब मैं शुरू में गुजराती बिना समझे, थोड़ा सा समझ तो सकती थी मैं, लेकिन मैं जब शुरू करती थी तो दूसरा कोई बोल रहा है तो उसको ना सुन के मैं अपना याद करती थी दूसरे के लाइंस के दौरान, और मैं फिर अपना बोलती थी। और अगर मैंने ठीक शब्द से शुरू किया तो आई यूज्ड टू गो थ्रू द लाइन वेरी नाइसली, लेकिन कहीं एक आध शब्द यहाँ वहाँ हुआ तो मेरी हालत हो जाती थी। तो इस प्रकार से, यानी हूँ और मैं, इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वो करना बहुत ज़रूरी था कि व्याकरण आना भाषा में बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मराठीच्या खूप क्लोज आहे गुजराती, आणि त्याचमुळे इसी वजह से मुझे लगता है मैं ज़्यादा जल्दी सीख पाई। मैं ऐसा सोचती हूँ इट्स इन बिटवीन मराठी एंड हिंदी, ऐसे मिक्स करके गुजराती हो जाता है। ऐसे एक छोटा सा मेरा वो है। तो खैर ये इस तरीके से मेरी स्टार्ट हुआ मेरा गुजराती से लगाव। और पिछले 2-3 प्लेस में बहुत मज़ा आया। बात नहीं हूँ क्या राखूं, मम्मी मारी माइंड ब्लोइंग, और लेटली जो लास्ट ईयर पैंडमिक से पहले, लास्ट ईयर के लॉकडाउन से पहले जब कर रही थी वो नौकरानी नाम का प्ले था, और वो भी बहुत बढ़िया था। खैर ये मेरी गुजराती के साथ थोड़ा सा मेरे टॉपिक को शुरुआत भी नहीं की है और आपने सवाल पूछना शुरू किया है, लेकिन बता देती हूँ। इमोशंस, यू नो, हर लैंग्वेज में, यानी मराठी हो, गुजराती हो, या तो बांग्ला हो, हर एरिया का एक अपनी परंपराएं होती है, रूढ़ियाँ होती हैं। और जैसे मैंने अर्थ में काम किया था, तो अर्थ में क्या हुआ, BR इशारा ने जो डायलॉग्स लिखे थे वो ठेठ मथुरा वाले उस रीजन के डायलॉग्स लिखे थे, और मुझे यहाँ दिया गया
9 यार्ड साड़ी और बताया गया कि आप महाराष्ट्रियन हैं। मैंने कहा महाराष्ट्रियन हूँ तो ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, और इसलिए मैंने वो थोड़े से डायलॉग्स अर्थ को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मैंने वो डायलॉग्स थोड़े से चेंज कर दिए, क्योंकि उनके यहाँ 7 फेरे बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ 7 फेरे इतने नहीं, हम सप्तपदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या हमारी मराठी लँग्वेज में जो आता है की कपाळाचं कुंकू पुसलं गेलं, किंवा यानी मांग नहीं होता है, कुंकू असतं, पदराची गाठ असते, तो ये सारे आपकी लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो हर लैंग्वेज में अपने अपने मुहावरे कहावतें होती हैं, तो वो मुहावरे कहावतें समझना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप लैंग्वेज समझ सकेंगे। इसलिए थोड़ा सा वो इमोशंस में भी सेम हो जाएंगे, लेकिन ये भाषा में थोड़ी सी तब्दीली आएगी उसकी वजह से। तो खैर, इसके बाद अभी मेरे टॉपिक पे जो मुझे दिया गया है कि आप कैरेक्टर आपका कैसे डेवलप करते हैं, या कैरेक्टर को हाउ टू गो अबाउट द कैरेक्टर। मुझे ऐसे लगता है, एक तो कैरेक्टर में हम जो पढ़ते हैं उसमें एक 5-6 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं कोई भी कैरेक्टर करते वक्त। एक तो होता है, पहला आपको समझना चाहिए प्ले कैसा है, प्ले क्या है, थीम ऑफ द प्ले। ये पहला पॉइंट होता है कि आप प्ले में क्या बताया है। दूसरा है कि वो फिर प्ले में आपका उसमें आपकी जगह क्या है, आपके कैरेक्टर की, आपकी यानी आपकी कैरेक्टर की जगह क्या है, वो पहले आपको समझ लेना चाहिए कि कितनी सी जगह है, या बड़ी जगह है, या कौन सा आप ही के ऊपर है, वगैरह वगैरह वगैरह। और आपके कैरेक्टर के थ्रू डायरेक्टर या लेखक क्या कहना चाहता है, ये दूसरा पॉइंट आया। तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली आप आपके खुद के कैरेक्टर पे आ जाओ, यानी उसका एज, उसकी एजुकेशन, उसका रेसिडेंशियल एरिया, वो कहाँ रहता है, वो झोपड़पट्टी में रहता है या बिल्डिंग में रहता है या कहाँ रहता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। कि यानी बहुत बड़े फ्लैट में रहने वाला भी अंगूठा छाप हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा भी कभी कभी बहुत अनपढ़ जैसी बातें कर सकता है। यानी ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आप रहते कहाँ हो, आपका एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। उसके बाद आपकी डेवलपमेंट क्या है उस कैरेक्टर की, यानी शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से होती है, और इंट्रोडक्शन के बाद वो कैरेक्टर धीरे 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 it goes through a situation, or it goes through many kind of situations, many संघर्ष से गुजरती है, और सबसे आखिर वो क्या होती है, यानी प्ले के शुरुआत में और प्ले के एंड में ये कैरेक्टर क्या है और ये क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है आपकी रिलेशनशिप विथ अदर कैरेक्टर्स, यानी सिर्फ मेरा पति है, ये मेरा काका है, ये या मेरा मामा है, ये नहीं, आपकी इमोशनल रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, वो आपको बताएगी आपको किस तरह से आपको उस कैरेक्टर के साथ बर्ताव करना है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आता है आपको आने वाली डिफिकल्टीज इन द कैरेक्टर, यानी मुझे ये मेरे जैसी कैरेक्टर है, मैं इसके जैसी थिंक कर सकती हूँ, अगर थिंक नहीं कर सकती, जैसे एक आध कैरेक्टर है वो मुझे बिल्कुल ये नहीं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, फिर भी आपको अगर वो कैरेक्टर करनी है तो वो कैरेक्टर आपको समझ लेनी पड़ेगी, वो डिफ़िकल्टी आपको आएगी, वो आपको समझ लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझे ये मीडियम इतना अच्छा लगता है इसी वजह से कि मैं I put myself through the situations which characters are going through, और उसकी वजह से एक
समझ आती है। एक दूसरा कोई ऐसे बर्ताव कर रहा है तो आपको वो क्यों कर रहा है ये आपको समझ आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी ये मेंटल चीज़ें हैं, सात्विक अभिनय जिसे बोलते हैं वो भी है। लेकिन आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप कैरेक्टर मोटी है और आप पतले हैं, या आप पतले और वो कैरेक्टर मोटी है, या आप मोटे और वो कैरेक्टर पतली है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयार करना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक साधारण तौर पे आप कैरेक्टर करते वक्त आपको दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि लोग आपके बारे में, लोग यानी कैरेक्टर के बारे में प्ले में और क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए अपना सीन हो गया तो बाजू में जाके बैठो और अपने मोबाइल पे काम करो, ये नहीं करो। आई मीन मैं यंगस्टर्स से, ज़्यादातर यंगस्टर्स से मैं बात करना चाहती हूँ कि जब आप रिहर्सल्स में हो तो 3 घंटे के लिए मोबाइल आप भूल सकते हो भैया, प्लीज़ भूल जाओ। आपके पास मोबाइल है, प्लीज़ भूल जाओ। आप व्हाट्सएप पे हैं, प्लीज़ भूल जाओ। और जो कुछ चल रहा है रिहर्सल्स में चल रहा है, क्योंकि रिहर्सल्स में आपकी कैरेक्टर के बारे में भी आपको बहुत सारा कुछ पता चलेगा थ्रू अदर सीन्स ऑल्सो। तो ये, और दूसरा आप क्या प्ले कर रहे हैं, कौन सा प्ले कर रहे हैं, ये भी आपको समझ आएगा। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये समझ आएगा, और वो कैसे कर रहे हैं, और वो क्या डिफिकल्टी उनको हो रही है जो आपको भी हो सकती है, यू नो। ये हमारी चलती रहती है कुलदीप के साथ। एनीवे, so this is how I think one should approach the character. One should और एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जो कुछ डायरेक्टर कह रहा है, या जो कुछ आप अगर स्टूडेंट हैं तभी मैं कहूँगी, आप किसी प्ले में काम कर रहे हैं तब भी मैं कहूँगी कि जो डायरेक्टर बोल रहा है, जो डायरेक्टर कह रहा है, वो पहले सुनो। ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू हिज विजन, और फिर अगर नहीं पता चला तो उसके साथ डिस्कस करो। पहले ही नेगेट कर देने से कुछ नहीं होगा। पहले से ही आप ये मैं से कैसे करूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये ऐसे मत करो, या ये करके फ़ायदा क्या है। स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि टीचर्स जो कहते हैं वो करो, वो कभी भी, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो कभी भी खाली नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं पे आपको आपकी ज़िंदगी में आपको वो कहीं ना कहीं पे उपयोग में आता ही आता है। कहीं आपके मदरबोर्ड में जाके बस जाता है, और जब भी ज़रूरत हो तो उभर के सामने आता है, और आप उसको यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो भी जानकारी बहुत लेना ज़रूरी है, और उसी की वजह से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर समझने में, कोई भी प्ले समझने में उसकी मदद होगी। वो तो होना ही होना है। और इसकी वजह से ये करके मैं क्या होगा, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये वही करने से ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू शुड एक्सपीरियंस इट, लिव इट फुल्ली, तभी आपको मज़ा आएगा। कभी ऐसे होता है तो। और दूसरी बात, प्ले करते वक्त भी हर प्ले, अभी कभी मैं ये काफ़ी मुझे सुनाई देता है कि 100 शोज में बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं और वही करके बहुत कंटाल जाते हैं। मैं कंटाल नहीं जाती, क्योंकि हर शो में मुझे कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि मैं खुद मैच्योर हो रही हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ को, और तभी मैं कैरेक्टर को समझ पा रही हूँ।
ये मुझे लगता है। और इसलिए शोज़ होना बहुत ज़रूरी है, और शोज़ के वक्त बिना बोर होके आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और करिए, ढूंढिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। अम, हाँ, सर्पनाद एक इंग्लिश फिल्म से लिया हुआ था। आई थिंक रिटर्न फ्रॉम द एशेस नाम की फिल्म थी, उससे सर्पनाद लिया हुआ था। और उसमें ये होता है कि द कैरेक्टर शी इज इम्पर्सनेटिंग हरसेल्फ, यानी जो लोग आते हैं उनके पास और ये आपको किरदार अदा करनी है, और आपको, यानी एक लड़की आती है उनके पास और कहती है कि आप मेरी माँ जैसी दिखती हो, तो आप ऐसे करो कि मेरी माँ तो मर गई है, लेकिन उन्होंने स्टेट जो रखी है वो मुझे चाहिए, तो आप मेरी माँ बन के आप पेश आ जाओ तो स्टेट मुझे मिलेगी और मैं आपको उसका हिस्सा दे दूँगी। और ये जब औरत आती है तो वो वही औरत है जो इम्पर्सनेट कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। और उसमें मुझे याद है जयंत व्यास थे, नरहर जानी, भूमि वाडिया और निकिता वाडिया, ये दोनों थे और मैं थी, और शोभना देसाई का प्रोडक्शन था, और अरविंद ठक्कर ने ये डायरेक्ट किया था, और ये मेरा पहला प्ले था। खैर बहुत मज़ा आता था उस प्ले में, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत मज़ा आता था उस प्ले में। नौकरानी भी थोड़ा सा एक मराठी फिल्म थी सुलोचना जी की, मोलकरीण नाम का प्ले था, वो फिल्म थी, और उसमें उससे थोड़ा सा अलग नौकरानी किया था, क्योंकि उस फिल्म में जिस तो वही थी कि वो नौकरानी बन के अपने ही बेटे के घर में जाती है, और बेटे को अपना मुंह भी नहीं दिखाती है, क्योंकि एक्चुअली डॉटर इन लॉ को पता ही नहीं है कि ये इनकी माँ है, और वो थोड़ा सा वो कर देती है कि फिल्म में वो उसको शर्ट डालती है कि सामने नहीं आना है, उनके सामने पढ़ना नहीं है, और नहीं पढ़ती है, लेकिन बाद में आखिर में पता चल जाता है, अपने ही बेटे के गोद में वो मर जाती है। ऐसा ये फिल्म में था, लेकिन हमारे प्ले में ये नहीं था। हमारे प्ले में थोड़ा सा कॉमेडी वो लाने के लिए शायद होगा, जब मैं अपने बेटे के घर पे आती हूँ तो एक तो फैमिली अलग दिखाई है कि बेटे ने अपना धर्म छोड़ा है और वो मोमेडियन बना है, और उसकी वजह से पिताजी मर जाते हैं, और यहाँ पे इस बेटे का एक्सीडेंट होता है और माँ रह नहीं पाती है अकेली, और अपने भाई के साथ, जो नीलेश भाई ने वो कैरेक्टर की थी मेरे भाई की, तो उनके साथ वो जाते हैं अपने बेटे के पास, और महाराष्ट्रियन बन के जाती हैं, और घूंघट लेके जाती है, तो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ बहू को वो दिखाई देती है। और वहाँ पे बहू के पिताजी जो हैं वो ऐसे बिना देखे उनसे बहुत प्रेम की वगैरह ऐसी बातें करते रहते हैं। सो अल्टीमेटली ही आल्सो कम्स टू नो दैट आई एम हिज सन इन लॉज मदर। सो अल्टीमेटली मैं वापस चली जाती हूँ कि तुम यहीं पे रहो, मैं निकल जाती हूँ। हमने मारा नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया अजय हरपड़े ने बहुत ही बढ़िया रोल किया था। वो दोनों रोल्स किए थे। फर्स्ट एक्ट में माय हस्बैंड, यानी कुलदीप मेरा बेटा था, नीलेश भाई मेरे भाई थे, और अभय जी मेरे हस्बैंड थे। और सेकंड एक्ट में अभय जी ने उस लड़की के फादर का रोल किया था, तो उन्होंने डबल रोल किया था, और पता नहीं चलता था। जब वो आते थे तो ऑडियंस में ऐसे अरे ये वही है क्या, क्योंकि टोटली डिफरेंट टू कैरेक्टर्स।
and it was really lovely play. And हमने काफ़ी shows किए हैं. Yeah, we did almost 120 shows. Yes. You find out yourself. First you find out yourself कि कैसे आपको लगता है वो कैरेक्टर, और फिर उसके बाद आप डायरेक्टर से बात करिए, बिकॉज आपका वर्जन भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें आप क्या सोचते हो आपकी कैरेक्टर के बारे में. और दूसरी एक बात मुझे लगता है आपको पूछनी चाहिए कैरेक्टर को कि वाई, ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, ये ऐसा क्यों बोलती है. अगर क्यों का सवाल जवाब आपको मिला तो आपको कैरेक्टर यूं समझ आएगी. डांस के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप कैरेक्टर के बारे में जो कुछ यानी मेरा जो है वो ये तरीका होता है कि जो मैं समझती हूँ कैरेक्टर के बारे में, उस हिसाब से मैं शुरू में पढ़ना, जो हम प्ले रीडिंग करते हैं तब हम पढ़ते हैं. पढ़ते पढ़ते आपको कैरेक्टर काफ़ी समझ आने लगती है. पहले तो आप सिर्फ पढ़ते हो, फिर आप उसमें इमोशंस डालते हो, और फिर आप स्टेज पे खड़े होते हो, फिर आपको ब्लॉकिंग करते हैं. तो पहले आप क्या सोचते हो इस कैरेक्टर के बारे में, अपने हिसाब से आप करो, और तब डायरेक्टर को पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो. अगर आपको डायरेक्टर ने कुछ बताया नहीं तो ये मत समझना कि उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है आपके ऊपर. लेकिन आप अगर सही रास्ते पे जा रहे हो तो क्यों कोई टोकेगा आपको. टोकेगा तब जब नहीं ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा, ऐसे अगर कहा तो पहले वैसे करके देखो, शायद वो सही हो, और शायद वो सही ही होगा क्योंकि डायरेक्टर ने 100 बार वो प्ले पढ़ा है, 100 बार उस प्ले को देखा है अपने मन में. तो आप पहले अपना ही एक नजरिया मत बनाइए, धीरे धीरे वो नजरिया बनता जाएगा, और उस हिसाब से आपको वो कैरेक्टर प्ले करनी चाहिए. और फिर जब थोड़ा सा यहाँ वहाँ होगा तो यू कैन डिस्कस विद द डायरेक्टर. डायरेक्टर ऐसा नहीं कहेगा कभी, मुझे नहीं लगता है डायरेक्टर पूरी तरह से नेगेट कर देगा, लेकिन डायरेक्टर फिर आपको समझाएगा कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है. तो प्लीज डू दैट. एक्चुअली कैरेक्टर जर्नी, यानी मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर करते वक्त आपके दिमाग में वो प्ले होते रहना चाहिए. यानी एक सीन से दूसरे सीन में जाते वक्त बीच में क्या हुआ है, हम बोलते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये बहुत जरूरी है कि एक धागा होता है, वो पकड़ के आपको चलना पड़ता है. और वो धागा अगर आपने पकड़ा तो बीच में कहीं भी वो टूट गया तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे नहीं, ये कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ मेंड करना चाहिए, यहाँ पे कुछ सॉलिड मुझे रीज़न होना चाहिए यहाँ से यहाँ जाते वक्त, या इस इमोशन से इस इमोशन तक जाते वक्त. तो वो धागा होना बहुत ज़रूरी है. माय फेवरेट प्ले, क्योंकि मैंने इसके मराठी वर्जन में पहले काम किया था, और उसमें आखिर तक वो थोड़ा सा मुझे ना पल्ले पड़ने वाला या ना अच्छा लगा था. वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा तो था, लेकिन आखिर तक वो कैरेक्टर है, माँ कैरेक्टर है, वो आखिर तक वैसी की वैसी रही है. लेकिन हमारे बात नहीं हो प्यार आंखों में इन्होंने, विपुल भाई ने इतनी तब्दीलियाँ कर दी थी, एक पूरी की पूरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दी थी. और वो एक प्ले है जहाँ पे घुसड़ा हुआ कोई क्या कहते हैं कि प्लेस किया हुआ कोई कॉमिक वो नहीं है, अपने आप में कॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है. दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द प्ले. कहीं पे भी ऐसे नहीं लगाया है कि ये चिपकाया हुआ है, हाँ अभी मैं जोक बताता हूँ, ऐसे नहीं होता है. तो वो एक प्ले है, और जो सेकंड एक्ट में काम करने में इतना मजा आता था, क्योंकि अगर इतनी बड़ी स्टेट मिली है इस औरत को तो वो जाके अपने घुटने ठीक तो कर ही लेगी ना, और फिर आके फिर बहुओं को सिखाना तो है ही, तो बहुओं को एक लेसन भी देती है.
तो इट वाज बहुत अच्छे 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 सिचुएशंस उसमें लाए थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लाए थे और बहुत अच्छा मैसेज भी था उसमें। बहुत बढ़िया मैसेज था कि आप थोड़ा सा बैक सीट पे आ जाओ, अगर आप बूढ़े हो गए हो तो लोगों को करने दो। लेकिन बुढ़ापा यानी बहुत ही कुछ चीज़ आपने मुझे मुझे याद है वो घड़पण એ મરવાની ઉંમર નથી, સંબંધોથી પર થઈ જવાની ઉંમર છે, પાકેલું પાન બનીને ખરી પડવાની ઉંમર નથી, પોતાની જાતને ગુલતાન થઈ જવાની ઉંમર છે। ये उसमें था। तो बहुत ही बढ़िया लाइंस विनोद सरवैया ने लिखी थी और बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो वेल इट वाज रियली सुपर प्ले। सो भाई मैंने गुजराती थिएटर तो बहुत ज़्यादा तो देखा नहीं है, मैं अभी अभी ही देखना मैंने शुरू किया था। यानी गुजराती थिएटर की जो परंपरा है राइट फ्रॉम भांगवाड़ी थिएटर एंड देसी समाज या देसी नाटक समाज की, वो तो मैं नहीं जानती, मैंने देखी भी नहीं है। एक्चुअली पूना से हूँ या इसकी वजह से होगा शायद कभी मौका भी नहीं मिला है। बट इट वाज लाइक लेकिन प्रवीण जी के साथ मैंने काम किया है, मैंने मराठी में लेकिन किया है। प्रवीण जी ने एक INT का प्ले डायरेक्ट किया था, तो उसमें मैंने काम किया है। मी एक मुख्यमंत्री नाम का प्ले था, बहुत चला नहीं वो ज़्यादा, बहुत बड़ी कास्ट थी शायद, और INT का ही प्ले था। मुजबेरी जी से काफ़ी हमारी मुलाकात थी, वॉज वन ऑफ माई वेल विशर। तो ये सारे नाटक मुझे लगता है मैंने किए हैं। शुरू में जब मैं गुजराती बोलती थी ना, बहुत पॉज लेके बोलती थी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं एक हाथ गलत शब्द से शुरुआत करूं तो मेरी बहुत अड़चन होती थी, तो मैं याद करके बोलती थी। और तब हमेशा बोलते थे इतना पॉज मत लेना ना, इतना पॉज मत लेना ना। और मैं कहती थी भाई मुझे पॉज लेने दो, मैं पॉज से। और बाद में अभी मैं काम करती हूँ तब हमेशा बोलती हूँ की मराठी ॲक्टर्स को अरे आता बोल, पॉज कमी कर असं म्हणायला लागतं। और गुजराती एक्टर को अरे थोड़ी सी सांस ले लो, ऐसे बोलना पड़ता है। इतना धड़ 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 बिना कुछ पॉज लिए हुए कभी कभी कर जाते हैं। करंट सिचुएशन इज़ वेरी बैड। फिर थिएटर बंद हो गए हैं मराठी में, बीच में एक महीना भर 50% कैपेसिटी में तो सही, लेकिन कुछ नाटक चल रहे थे, सारे चल नहीं रहे थे, कुछ गिने चुने ही चल रहे थे जो जिसमें स्टार लोग थे, जैसे प्रशांत दामले है या भरत जाधव है या वंदना गुप्ते हैं। इनके नाटक चल रहे थे, 50% कैपेसिटी में चल रहे थे और वो चला रहे थे। थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कट इवन भी हो जाएगा तो भी चलेगा। इस थोड़े से कम हमारे बैकस्टेज वर्कर को काम तो मिलेगा, इस आइडिया से ये सारे प्लेस चल रहे थे। लेकिन फिर अभी अगेन लॉकडाउन हुआ है, अगेन प्लेस नहीं चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक जिंदा इंसान है प्ले कहीं नहीं जाएगा। थिएटर सीम्स टू बी डाइंग बट नेवर डाइज। मैं हमेशा कहती हूँ, जयदेव जी हमेशा कहते थे, माय हस्बैंड वाज द डायरेक्टर, वो हमेशा कहते थे कि थिएटर सीम्स टू बी डाइंग बट नेवर डाइज। क्योंकि अगर जिंदा आदमी है तो वो कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। और थिएटर इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ आइडियाज कम्युनिकेट करने के लिए हम थिएटर करते हैं। तो अभी फिलहाल में भी वी हैव टेकन टू दिस मीडियम ऑफ ये टेक्नोलॉजी की थोड़ा सा उस पे बीच में मराठी में एक नाटक भी हुआ, नेटक नाम का नेटक नाम दिया था उन्होंने।
और लेकिन वो नाटक ऑनलाइन ही हुआ था, उसके परफॉर्मेंसेस थिएटर में नहीं हुए। लेकिन उस पे भी थोड़ी सी क्या कहते हैं, उस पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप पूरी तरीके से वो देख नहीं पाते हैं। अगर पूरा हमने स्टेज देखा तो फिर कैरेक्टर्स इतने से होते हैं, फिर आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। तो खैर अभी तो कम से कम इसमें से चल रहे हैं, तो ये हम स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। कैरेक्टर डेवलप करने के लिए मन का ही एक्सरसाइज होना चाहिए एक्चुअली। एक तो एक जरिया है, अगर आप एक्सरसाइज की ही बात करते हैं तो एक हाथ प्ले लेके आप उस पे काम करो, उसके कैरेक्टराइजेशन लिखो, उसके साथ डिस्कस करो। यही आप अभी कर सकते हो। यानी कैरेक्टर डेवलप करने के लिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो तो है ही कि आप वो कैरेक्टर, एक आध कैरेक्टर लेके उसको पूरी तरीके से एनालाइज करो। उसके लिए 10 बार प्ले पढ़ना पड़े तभी चलेगा, लेकिन वो कैरेक्टर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी जी लीजिए पूरी तरीके से, यही मैं कहूँगी। जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये तो घिसा पिटा है ही लेकिन अगर जिंदगी में आपको चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आपके सामने रखे जाते हैं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी पर्पस से रखे जाते हैं। जिंदगी आपके सामने चैलेंज रखती है तो, और उन चैलेंज का सामना मत करिए, उनको अपने साथ लेके चलिए, ऐसे मुझे लगता है। हारना और जीतना अलग बात है, लेकिन उसको साथ में लेके चलिए, चैलेंजेस को साथ में लेके चलिए, उनसे डील करना सीखो। उसको सामना करना आप हार जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। हाँ, कोरोना के बाद वाला तो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया मुझे क्या लगता है। लेकिन कोरोना के बीच में एक्टर्स, राइटर्स, आई थिंक दे मस्ट मे बी जूम पे आके अपने आइडियाज बताओ, क्योंकि हम एक साथ मिल नहीं सकते हो, तो अपने आइडियाज पे कुछ लिखा कीजिए आप। मुझे लगता है लिखने से आपके आइडियाज फॉर्म हो जाती हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो, और पढ़ना तो आप अकेले ही कर सकते हो ना, पढ़ना तो चाहिए। अलग अलग प्लेज जो नहीं पढ़े हैं हमने, या अलग अलग फिल्में नहीं देखी हैं, वो कोरोना के बीच में आप देख सकते हो। अब इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना सारा कुछ है आपको पढ़ने के लिए कि there is so much to read and so little time, so much to see and so little time। ऐसे हमेशा आपको लगता है, तो कोरोना ने आपको टाइम दिया है, ऐसा समझ के उसका यूज़ तो करना चाहिए। एक तो वो तो इनसिक्योरिटी है ही कोरोना की कि ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि सब ठप है, तो अपनी आमदनी भी ठप है, तो वो थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इतना ही मैं कह सकती हूँ, और क्या कहूँ। कैरेक्टर का काम इट डिपेंड्स ऑन यू, अंदर से बाहर करना है या बाहर से अंदर करना है। हर एक्टर जब सीखता है तो एक जैसा ही सीखता है, लेकिन बाद में जैसे भाई नसीरुद्दीन शाह और मैं, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ओम पुरी मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, इतने सारे एक्टर्स आए हैं, लेकिन वहाँ पे एक जैसा ही हम पढ़ के फिर हमने अपना एक तरीका अपनाया है। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या ज़्यादा करना आसान रहता है, वो आप देख लीजिए। यानी पहले से ही दिमाग में ये सोचिए मत कि ये कैरेक्टर ऐसी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, लेकिन करते वक्त आप में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। करते वक्त आप करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये मैं सोच रहा था वो सही था या गलत था। यानी ये इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, क्या चूज करते हैं उस कैरेक्टर के लिए कि ये ठीक है या ये ठीक है। आपके सामने 10 चीजें होती हैं, उसमें से एक आपको चुननी होती है। तो या अंदर से बाहर, यानी पहले उसकी साइकोलॉजी देख लो और साइकोलॉजी
के हिसाब से आप उस पे डील करो, वो भी हो सकता है, या पहले डिसाइड करके, लेकिन आप अपना तरीका ढूंढ लेना चाहिए। और आपका अपना तरीका होता है तो वो अपना होता है, दैट्स योर वर्किंग। आप किसी के ये इसने ऐसा किया है इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ये मत करिए। आप अपना तरीका ढूंढ लीजिए। नहीं, बहुत डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक्टिंग इज एक्टिंग। वो कहीं नहीं जाता है। सिर्फ ये होता था कि जब मैं भाषा में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, या भाषा माई लैंग्वेज शुड बी माई सेकेंड नेचर ऑन स्टेज, ऐसे हम कहते हैं कि आप 10 बार वो बोल के आपका वो सेकेंड नेचर हो जाता है, तो उसके बाद इमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईजी भी नहीं कहूँगी कि क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं थी, और डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी कि इमोशंस आर सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिर्फ भाषा ही अलग है। और मैंने फॉर्चुनेटली फॉर मी मैंने काफ़ी भाषाओं में काम किया है। खैर नाटक नहीं किया है, लेकिन फिल्में की है मैंने। 2 मलयालम फिल्में की है, 3 तमिल फिल्में की है, 2 कन्नड़ा फिल्में की है, और एक 10-12 तेलुगु फिल्में की है। तो भाषा समझने में शायद आपको देर लगेगी, लेकिन इमोशंस में आपको देर नहीं लगेगी। सिर्फ आप जो बोल रहे हैं वो आपको समझ आना चाहिए, तभी आप इमोट कर सकते हैं। यानी अगर मैं मलयालम में भी बात कर रही हूँ तो, लेकिन मैं क्या बात कर रही हूँ ये मेरी समझ में आना चाहिए, तभी मैं इमोट कर पाऊँ। सो इट वॉज भाषा का कभी मेरे ख्याल में भाषा का अड़सर जो मराठी में बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। भाषा नहीं आती है इसलिए मैं समझ नहीं पाई। हाँ, नुआंसेस नहीं समझते हैं आप। मेरे पास इतनी बड़ी शब्द संपत्ति नहीं है गुजराती की, जो मैं यानी काफ़ी वर्ड्स मुझे प्ले में भी मुझे पूछने पड़ते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, तो वो समझने के बाद फिर मैं समझ पाती हूँ। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली एज एन एक्टर इमोशंस आर मच मोर हावी हो जाते हैं थिएटर में, या कभी भी काम करते वक्त, या प्ले करते वक्त, या फिल्म करते वक्त। भवाई गुजरात का फोक प्ले है, और भवाई से ही स्टार्ट हुआ है। जैसे मराठी में तमाशा, जागरण, इतने सारे वो है फोक प्लेज हैं। मेरे ख्याल में हर अपना जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अपने अपने वो है। जैसे उड़ीसा का छौ है, कर्नाटक का यक्षगान है, नौटंकी है, भांड है, कश्मीर का भांड है। तो ये गांव में जाके ये हमारे फेस्टिवल्स में होने वाले प्लेस होते थे, और पूरा गांव इकट्ठा होता था। और भवाई में क्या या तमाशा में क्या, डे टू डे जो घटनाएं हैं उसके ऊपर वो भाष्य करते थे। कुछ अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये फोक प्ले का इस्तेमाल होता था, और होता था भी नहीं, होता है। अभी भी भवाई प्लेस चल रहे होंगे, अभी भी तमाशा चलते हैं। खैर पैंडेमिक की वजह से नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी ये होते रहता है, और एक समाज को एक जागृत करने का एक साधन मुझे लगता है ये फोक प्लेस है। और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अब हमारे लाइफ में, जहाँ पे कुछ नहीं था, जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब ये प्लेस गांव जाके ये लोग करते थे, भवाई करते थे। और भवाई के अंदर फिर काफ़ी अच्छे मुझे जो 1-2-4 याद है, वो 5 चोरोना वेश है, या जसमावड़न है, ये सारे भवाई के प्लेस हैं, ये करते थे। और इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। सिर्फ
मेरी लाइफ में नहीं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्लीशे से परे, ये क्लीशे कैरेक्टर्स तो मैंने ज़्यादा की है, माँ की कैरेक्टर्स जो मैंने फिल्मों में की है वो बहुत क्लीशे कैरेक्टर्स की हैं, लेकिन गुजराती में माँ ही की कैरेक्टर्स की हैं, लेकिन तीनों अलग अलग कैरेक्टर्स की हैं। बात नहीं हूँ क्या रखूँ, जो सेकेंड एक्ट में बिल्कुल मेकओवर करके आती है, तो वो भी कैरेक्टर की है। यानी मम्मी मारी माइंड ब्लोइंग में गांधीयन विचारों में पली हुई बड़ी हुई और वो रखने वाली कैरेक्टर की है। नौकरानी में तीसरी तरह की माँ की कैरेक्टर की है। काफ़ी अच्छा सवाल है। एक तो आप उस आदमी को जो चेंज करके आता है या रिप्लेस करके आता है, उसको आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एक हर कैरेक्टर के साथ, हर एक्टर के साथ आपका एक केमिस्ट्री बन जाती है, आपका एक रिलेशन बन जाता है, उसमें आपका टाइमिंग्स बन जाती है। और दूसरा कोई आता है तो उस टाइमिंग्स के लिए उसको भी झगड़ना पड़ता है, आपको भी झगड़ना पड़ता है। उस केमिस्ट्री के लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसे होता है कुछ वो पहला वाला जो एक्टर है वो कुछ सीन्स में अच्छा करता हो, नया वाला एक्ट्रेस उस सीन में नहीं लेकिन दूसरे सीन में बहुत अच्छा करता हो। सो यू मस्ट गिव अ लीवे टू द पर्सन हु इज ट्राइंग टू कम इन, एंड यू मस्ट सपोर्ट कि उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि अरे वो एक्टर ऐसा ऐसा करता था, वो उसने देखा ही होगा तभी ये प्ले शायद किया है और इससे पहले उसने प्ले किया होगा। लेकिन अगर स्किल्ड एक्टर है तो वो अपना कुछ रंग लाएगा, अपना रंग जमाएगा, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इट मे बी वर्स्ट और इट मे बी बेटरमेंट ऑफ द प्ले, इट मे बी backfire. One doesn't know. So one should accept whatever it is and go ahead. I think every character creates an impact on your life. क्योंकि वो आप खुद नहीं होते हैं, वो कैरेक्टर होती है और आप होते हैं, और आप उस कैरेक्टर की नज़रिए से आप देखते हो, या उस कैरेक्टर आपको एक अलग सा नज़रिया दे जाता है और वो इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। शायद आप ज़्यादा समझदार होते हो, ज़्यादा टॉलरेंट होते हो, ज़्यादा यानी मैं हमेशा कहती हूँ कस्तूरबा के रोल के बाद आई स्टार्टेड गिविंग a person third chance, not only second chance but third chance. I became more patient, ये मैं कह सकती हूँ। So मेरे ख्याल में each and every character makes an impact on you, लेकिन उस पूरे इम्पैक्ट में नहीं रहना चाहिए। यानी जैसे विष्णुपंत पाग जिसने इतना अच्छा तुकाराम का रोल किया, बहुत अच्छा तुकाराम का रोल किया कि हम तुकाराम यानी विष्णुपंत पागनीस ये हम कहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने एज एन एक्टर कुछ नहीं किया, उसी रोल में वो चले गए एंड एज एन एक्टर वो वर्सेटाइल उतने नहीं थे और उन्होंने कुछ नहीं किया बाद में। सो वो कैरेक्टर आपने नहीं बनना चाहिए, कैरेक्टर वहीं छोड़ देनी चाहिए। यानी मैं हमेशा कहती हूँ कि वो 40/40 का जो रंगमंच है उसके बाहर आप आओ तो कैरेक्टर 40/40 में ही रहनी चाहिए। शायद इम्पैक्ट हो आप पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होगा तो शायद दूसरी कैरेक्टर आप नहीं कर पाएंगे। सो एवरी कैरेक्टर हैज़ इम्पैक्ट। भवाई मैंने एक की है, NSD में थे, चश्मा वड़न नाम की भवाई की है हमने, और उसमें हीरा परी का रोल मैंने किया था फर्स्ट ईयर में। अगेन आई थैंक कोकोनट थिएटर्स, चाय वाय एंड रंगमंच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हूँ बहु गुजराती नहीं बोली लेकिन ऐसे I think in Marathi, talk in Hindi and think and translate in Gujarati तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। But thank you so much for listening to me, and
आई लव थिएटर एंड थिएटर कभी नहीं मरेगा, नहीं मरना चाहिए। पेंडेमिक के बाद भी आएगा थिएटर, और पूरे जोर से आएगा, और हम लाएंगे, हम सब उसको उभरेंगे, और रंगमंच फिर उसी तरीके से शुरू होगा, और हम वहाँ मिलेंगे रंगमंच पे। मैं आज्ञा लेना चाहती हूँ। आई थिंक थैंक यू सो मच। So I will sign off now. Thank you. Namaskar.